नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनय त्रिपाठी। दिल्ली में सरकार बदल चुकी है। अब नई सरकार दिल्ली को संवारने का वादा कर रही है। सोमवार को दिल्ली विधानसभा का पहला दिन था, जिसमें से भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को सीएम दफ्तर से हटाने का आरोप लगाकर आप ने खूब बखेड़ा खड़ा किया। आज विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश होगी ही। दिल्ली में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार कैग की रिपोर्ट पेश करने जा रही है। इसमें पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान सीएम आवास, जिसको लेकर शीश महल के आरोप लगे, मोहल्ला क्लिनिक, रिनोवेशन में कथित अनियमितताओं सहित अन्य मुद्दों पर खुलासे के दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में उसी बंगले का जिक्र है जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। रिपोर्ट में कहा गया कि सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड वाले बंगले को और बड़ा करने के लिए नियमों को ताक पे रख दिया गया। कैंप ऑफिस और स्टाफ ऑफिस ब्लॉक को भी उसमें मिला लिया गया। शीश महल, मोहल्ला क्लिनिक और शराब पॉलिसी से लेकर कैग की 14 रिपोर्ट पेश होनी है। शराब पॉलिसी को लेकर कैग की रिपोर्ट में जो बताया गया है कि शराब नीति में खामियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह नहीं ली गई, लेकिन उनकी सिफारिशों को यहां पर लागू भी नहीं किया गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थीं या उसे जो घाटे में चल रही थी, उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। कैग की ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि दिल्ली लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने बंगले का दायरा जो था वो 1397 वर्ग मीटर से 1905 वर्ग मीटर मतलब 36% तक बढ़ा दिया गया। और लागत को कवर करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने एस्टिमेटेड कॉस्ट को 4-5 बार संशोधित भी किया। इसके अलावा बंगले में महंगे और लग्जरी आइटम्स लगाए गए। पीडब्ल्यूडी ने बंगले के रेनोवेशन से एस्टिमेट से अलग जो अतिरिक्त कार्य कराए, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाने की जहमत भी नहीं उठाई गई और करीब 25.80 करोड़ रुपए के कार्य सेम कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कराए गए। इसके अलावा दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी की हालत खस्ता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी का घाटा 2015-16 में 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में लगभग 60,750 करोड़ रुपए हो गए। इस घाटे का मुख्य कारण पुरानी बसें, कम बसों की संख्या और किराया ना बढ़ाना है। रिपोर्ट में डीटीसी की योजनाओं की कमी और दिल्ली सरकार की अनदेखी को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। यह रिपोर्ट आज नई बीजेपी सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की जाएगी तो हल्ला मचना तो जनाब तय है। सीएजी रिपोर्ट में डीटीसी की कई कमियों को उजागर किया गया है। सबसे बड़ी समस्या बसों की घटती संख्या पर भी है। 45% बसें पुरानी हो चुकी हैं, जिसमें वो बार बार खराब होती हैं और सेवा उससे प्रभावित होती है। डीटीसी अपनी बसों की संख्या बढ़ाने में भी नाकाम रहा है। सूत्रों के मुताबिक 2009 से डीटीसी ने किराए में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली सरकार ने किराया बढ़ाने के नए अनुरोधों को अनसुना किया। महिलाओं को मुफ्त बस सेवा से भी डीटीसी पर आर्थिक बोझ पड़ा है। कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डीटीसी के पास कोई ठोस बिजनेस का प्लान ही नहीं है। इससे घाटे को कम करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का कोई रोड मैप ही नहीं है। टूटी फूटी बसें दिल्ली की सड़कों पर आम दृश्य हैं। यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के 2015 के 10,000 बसें बढ़ाने के वादे का बार बार जिक्र करते हैं। कैग रिपोर्ट में डीटीसी की रूट प्लानिंग की भी आलोचना की गई है। 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि डीटीसी के पास 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। हालांकि 5 साल के बाद दिल्ली कैबिनेट ने इस संख्या को घटाकर 5,500 कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 के अंत तक डीटीसी के पास केवल 3,937 बसें थीं। इनमें से 1,717 यानी कि 1,770 बसें पुरानी हो चुकी थी। लो फ्लोर बसें 10 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और उन्हें अगले महीने के अंत तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। डीटीसी के पास 1740 बसों की कमी है। 2022 में 300 बसें जोड़ी गईं, लेकिन उसके बाद कोई खरीदी नहीं हुई। हालांकि 233 करोड़ रुपए उपलब्ध थे। डीटीसी ने फेम 1 FAME+1 योजना के तहत 49 करोड़ रुपए के केंद्रीय सहायता भी नहीं ली। कैग ने इसके लिए डीटीसी के फैसले और स्पेसिफिकेशंस की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। फेम 2 के तहत 300 इलेक्ट्रॉनिक बसों के ठेके को अंतिम रूप देने में देरी करने के कारण अनुबंध की जो अवधि थी वो 12 साल से घटकर 10 साल रह गई। पुरानी बसों के कारण डीटीसी राष्ट्रीय औसत की तुलना में परिचालन क्षमता हासिल नहीं कर सका। हर 10,000 किलोमीटर के संचालन में 2.9 से
4.5 यानी कि औसतन 5 बसें खराब हो जाती हैं। यह अन्य राज्य परिवहन निगमों और निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित क्लस्टर बसों की तुलना में बहुत अधिक है। कैग ने बताया कि क्लस्टर बसों का प्रदर्शन डीटीसी की तुलना में हर पैमाने से बेहतर है, हालांकि दोनों समान परिस्थितियों में काम करते हैं। सीएजी ने डीटीसी की रूट प्लानिंग को भी दोषपूर्ण बताया है। डीटीसी कुल 814 में से केवल 468 रूट यानी कि महज 57 रूट्स पर ही चल रही है। एक सूत्र ने कहा कि डीटीसी अपने किसी भी रूट पर परिचालन लागत की भरपाई नहीं कर पा रहा। इसके परिणाम स्वरूप 2015 से 22 के दौरान उसे परिचालन पे 14,199 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यही रिपोर्ट है जो अब तक पेश नहीं हुई और पेश होने वाली है। जहां एक और डीटीसी का घाटा पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने 2015 और 2022 के बीच 13,381 करोड़ का राजस्व अनुदान दिया। इसके बावजूद 818 करोड़ रुपए का अंतर है। डीटीसी ने दिल्ली परिवहन विभाग के साथ भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने का कोई एमओयू भी साइन नहीं हुआ। कैग ने डीटीसी को ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू न करने और सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम को पूरा न करने के लिए भी फटकार लगाई है। यह प्रोजेक्ट 9 साल पहले शुरू किया गया, लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हो पाया है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा हेल्थ की। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी कि डीजीएससी 2016 से 23 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि मोहल्ला क्लिनिक के निर्माण के लिए आवंटित 35.16 करोड़ रुपए के बजट में से 9.78 करोड़ 28% ही खर्च कर पाया। 31 मार्च 2017 तक 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने का लक्ष्य के मुकाबले में विभाग केवल 523 मोहल्ला क्लिनिक 31 मार्च 2023 तक ही स्थापित कर पाया था, जिसमें से 31 इवनिंग शिफ्ट वाली मोहल्ला क्लिनिक शामिल थी। कैग के ऑडिट में पाया गया कि दिल्ली के 4 जिलों में 218 में से 41 मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टरों की कमी और स्टाफ की छुट्टी होने के कारण महीने में 15 दिन से लेकर 23 दिन तक बंद ही रहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक्स में बुनियादी चिकित्सा उपकरणों जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, एक्सरे, व्यूअर, थर्मामीटर, बीपी मॉनिटरिंग मशीन आदि की भी कमी पाई गई है। रिव्यू के दौरान 74 मोहल्ला क्लिनिक्स ऐसे मिले जिनमें अनावश्यक दवाओं की सूची में शामिल 165 मेडिसिन की 100% उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाई। वहीं अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान मोहल्ला क्लिनिक्स में आने वाले 70% मरीजों को 1 मिनट से भी कम समय का मेडिकल कंसल्टेशन मिला। ऑडिट में कहा गया कि मोहल्ला क्लिनिक्स के निरीक्षण में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। मार्च 2018 से मार्च 2023 के दौरान 4 चयनित जिलों में केवल 2% मोहल्ला क्लिनिक्स का निरीक्षण किया गया। सभी मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टरों, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स, मिडवाइफ और फार्मासिस्ट जैसे स्टाफ की कमी भी यहां पर पाई गई। कैग होता क्या है, कैग करता क्या है, इसके काम क्या होते हैं और क्यों इसकी रिपोर्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है, ये समझते हैं। कैग ये एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की गई। कैग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय की जांच करना है। इसके अलावा ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों, स्वायत्त निकायों और उन संस्थाओं को ऑडिट करता है जो सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। कैग की सार्वजनिक धन का संरक्षण भी कहा जाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। कैग का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन का उपयोग पारदर्शिता के साथ में और वैधानिक तरीके से इसका उपयोग हो। यह लोकतंत्र में जवाबदेही का एक मजबूत आधार प्रदान करता है। यह कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह भी बनाता है। कैग की रिपोर्ट कई बार बड़े घोटालों को उजागर करने में अहम रही है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम्स सीएजी की रिपोर्ट्स ने सरकार को कटघरे में कई बार खड़ा किया है। सीएजी की रिपोर्ट्स न केवल वित्तीय अनियमितताओं को सामने लाती है बल्कि नीतियों में सुधार के लिए भी सुझाव देती रही है। महालेखा परीक्षक की 14 लंबित रिपोर्ट्स पेश की जानी है। ये रिपोर्ट्स पिछले आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल से 2017 से 22 से संबंधित है और इसे आज विधानसभा में पेश किया जाना और उसको लेकर पहले से ही सियासत शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि सदन के अंदर इन जब रिपोर्ट्स पेश होंगी उसके बाद कैसा माहौल रहता है।